नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने मई माह की कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स इसकी मंथली मैगजीन का, और जून 2023 का हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें से हमने आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक, ये 3 सेक्शन हमने इसके कंप्लीट कर डाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट। तो इस मंथली मैगजीन को हमारा लाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैगजीन खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना वर्डन हो जाता है जीएस सब्जेक्ट का कि आप मैगजीन पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। तो इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या रहेगा कि अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हैं तो ये भी रहेगा आपके लिए कि इसे सुनकर भी आप एक तरह से अपना मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, मैं इसका एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, है ना, पूरे जिसमें लिखा गया है, और साथ ही साथ मैं अपने से भी कुछ ऐड ऑन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरीके से। तो इसमें आपके लिए बेनिफिट है ना। तो मैं और एक बार आपसे कहना चाहूँगा एक बात कि आप अपने दोस्तों को, साथियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और इस चैनल को थोड़ी ग्रोथ हो सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारे आज की क्लास की विषय सूची है, जिसमें सिक्योरिटी में हम ये पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अवैध प्रवासन का ये मुद्दा जो चला है ना, और आपका ये मिलिट्री, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का ये जो चल रहा है, इसके हो गया, और इसकी संक्षिप्त सुर्खियाँ हो जाएंगे। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियर जो पिघल रही है उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है ना। तो इसको हम डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपके प्रीलिम्स फैक्टर में बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये 4 चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपका क्या रहता है कि एक तरह से जीएस में, है ना, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके आप 50% क्वेश्चन को ऐसे ही क्लियर कर लें, 50 से 17%। क्योंकि ये क्या रहता है कि ये मेजर सब्जेक्ट है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी फिर उसके बाद धीरे धीरे साइंस टेक्स्ट से पूछे जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस और आपका आर्ट एंड कल्चर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जो मेजर है आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ये इन्वायरमेंट, इनसे आपके जो जुड़े क्वेश्चन है इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसमें जैसे भाजपा में, भारत में आपदा प्रबंधन का हो गया, सॉरी, और क्लाउड सीडिंग, संक्षिप्त सुर्खियां इनकी जो हो गई है ना, तो इसको पूरा क्लियर करते हुए हम आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए और इसको आनंद लीजिए, और जो भी आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ ऐड ऑन और करना है तो आप हमें इसका सुझाव के माध्यम से इसको बता सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है अवैध प्रवासन और आंतरिक सुविधा। तो इस टॉपिक में जाने से पहले हम आपसे एक चर्चा करना, जैसे अब अवैध प्रशासन क्या होता है, और है ना, और ये इंटरनल सिक्योरिटी ये क्या चीज़ है। तो सिक्योरिटी तो आपने जैसे आई इंटरनेशनल रिलेशन में आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जब के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए इतने सारे जो बीएसएफ, आर्मी और ये आईटीबीपी के जवान तैनात रहते हैं, उसी तरह क्या होता है, देश के अंदर भी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि माओवादी हो गए, है ना, और ये जो दंगे फसाद होते रहे, उनसे निपटने के लिए भी एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी आपके लिए ज़रूरी होती है। उसी में क्या होता है कि जो अवैध प्रवासन हो रहा है, जैसे आपके मणिपुर क्षेत्र में जो अवैध प्रवासन हो रहा है, आपके इधर से पश्चिम बंगाल से, है ना, भारत में घुस रहे हैं, और उधर से आपके बर्मा, म्यांमार देश से घुस रहे हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से अवैध प्रवासन है। तो अवैध प्रवासन से क्या होता है कि आपका जो बर्डन बढ़ जाता है इकोनॉमिक में, उनको कन्वर्ट करने, एक तरह से उनको मैनेज करने में। और क्या होता है, कभी कभी जो अवैध प्रवासन बढ़ते हैं वो इतना तक घातक हो सकते हैं कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उनको तक खत्म करने में ये नहीं सोचते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें सुर्खियों में क्या है ये देखेंगे। तो मणिपुर की जो कुकी जनजाति है वो बहुसंख्यक मोइती समुदाय के बीच हिंसक झड़प राज्य में मणिपुर के कई हिस्सों में जारी है। तो हिंसा की जड़ें क्यों है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 साल पुरानी मांग से जुड़ी हुई है, गैर जनजातीय मोइती समुदाय की मांग है और उसे एसटी का दर्जा दिया जाए, है ना। तो इससे ये इसकी हिंसा की जड़ें यहाँ से चालू हैं। तो इस सिलसिले में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मेइती समुदाय जो हैं उनको एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजें, है ना। तो ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अवैध प्रवासन हुआ है, वो जब म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था तो उसमें लगभग 4,000 शरणार्थी जो है मणिपुर में प्रवेश कर गए थे। अवैध प्रशासन से आंतरिक सुरक्षा को कैसे खतरा हो सकता है, इसके बारे में जैसे हम देखेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब अवैध प्रवासियों में उग्रवादी भी शामिल होते हैं, विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल पर आप नागालैंड जैसे समूह ये उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं।
मानव तस्करी से इसमें काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि इससे महिलाओं के एक तरह से सीमा पार व्यापार में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। सामुदायिक तनाव भी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उच्च स्तरीय प्रवासन, गरीबी या निम्न से आवास जैसी समस्याएं आदि उत्पन्न हो जाती है जब ये अवैध प्रवासन होता है। तो और तो साथ साथ ही साथ क्या होता है कि वित्तीय बोझ बढ़ जाता है सरकार के ऊपर। अवैध मतदाताओं की सूची भी एक तरह से इनका नाम दर्ज हो जाता है, जो स्वयं को भारत का नागरिक होने का दावा करते हैं। फिर क्या होता है, इनके पहचान का भी संकट हो जाता है, क्योंकि अप्रवासियों के प्रवेश के कारण मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट पैदा हो जाता है और पर्यावरण का क्षरण होता है, क्योंकि जब ये प्रवेश करते हैं तो खेती करने के लिए बड़े क्षेत्रों का अतिक्रमण करते हैं, जिससे क्या होता है संसाधनों के उपयोग के लेकर टकराव भी उत्पन्न होता है। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि प्रभावी नीति निर्माण करके कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा, ताकि अपने सहयोगी पड़ोसी देशों के साथ सहयोग प्राप्त हो। विशिष्ट पहचान पत्र, उन लोगों को पहचान पत्र जारी करा जो अलग अलग कारणों से प्राय सीमा पार रहते हैं, है ना। उनको एक तरह से ये मतदान करने का मतदान पत्र न दिया जाए, सीमा पार बाड़ लगा सके, जिससे क्या हो कि लोग इधर से उधर न जा पाए। क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करके सीमाओं को बेहतर बना के एक तरह से इस अवैध प्रवासन जैसी और आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल किया जा सकता है। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। ये क्या है कि रूस ने वैगनर ग्रुप नामक एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। तो ये रूस की है। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी क्या होती है कि निजी स्वामित्व से संचालित एक संगठन जो ऐसे अनुबंध के आधार पर सैन्य सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है ना। तो इसके पहलू में क्या है, सरकारी सैन्य स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, साथ ही देश के आधिकारिक सैन्य संगठनों से भी अलग होती है ना। विभिन्न सरकारों, निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए इनकी सेवाएं ली जाती है। ये प्राय संघर्ष क्षेत्रों या सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में ली जाती है ना। तो प्राइवेट मिलिट्री के उद्भव के लिए क्या जिम्मेदार है? सुरक्षा की आउटसोर्सिंग। निजी सेनाएं सरकार के कम खर्चीले और लचीले सुरक्षा प्रयासों में पूरक होती है। संवेदनशील मिसाइलों के लिए उपयुक्त होती है ना। उदाहरण के लिए उन्हें समुद्री डाकुओं से बचाव करने के लिए और अफ्रीका में अवैध शिकारियों से लड़ने के लिए काम पर रखा जाता है। तकनीकी प्रगति होती है, जिससे क्या होता है अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां, निगरानी उपकरण और संचार हेतु उपकरण इनके कुछ अन्य उदाहरण है ना। अन्य हित में क्या होता है, निजी सेनाओं को सरकार के किसी भू राजनीतिक हितों से जुड़े मुद्दे के सैन्य प्रशिक्षण, सलाहकार, सहायता या सुरक्षा सहायता के लिए तैनात कर दिया जा सकता है। और इनमें कानूनी अस्पष्टताएं होती है, जिससे क्या होता है कि निजी सेनाओं की गतिविधियों संबंध में स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों और निगरानी का अभाव होता है। तो ये हो गया, ये उतना हो गया, जरूरी नहीं है आपके लिए। बस इतना है कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के संचालन से जुड़ी नैतिक, कानूनी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इन्हें विनियमित करना अति आवश्यक है। साथ ही प्रभावी विनियमन के लिए देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच भी जरूरी है। अब संक्षिप्त सुर्खियों में क्या होता है, SIPRI ईयरबुक 2023, ये क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। ये क्या है, आयुध निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर अपनी वार्षिक आकलन जारी किया है ना। इसके निष्कर्ष में क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सर्वाधिक संख्या में तैनात परमाणु वाटर हेड्स हैं, है ना। इसके बाद रूस, फ्रांस और यूनाइटेड के पास है। हालांकि परमाणु वाटर हेड्स के भंडार की पुष्टि सर्वाधिक वाटर हेड रूस के पास है, इसके बाद USA के पास है ना। भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इसराइल के पास कोई परमाणु वाटर तैनात नहीं है ना। भारत के पास 164 परमाणु वाटर है। कुल मिलाकर परमाणु वारहेड्स की संख्या में गिरावट जारी है ना। और रूस द्वारा अनुपयोगी हो चुके वारहेड्स को नष्ट करने की संख्या में भी गिरावट आई है। तो ये हो गया, बस इतना भी इतना जरूरी है कि इसकी रिपोर्ट जारी की गई। अग्नि प्राइम या अग्नि पी क्या होती है कि DRDO ने इस नए बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया है। ये दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली की क्षमता के साथ 2 चरणों वाले कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? रेंज में आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी मिसाइलें होती हैं जो बैलिस्टिक होती हैं, लेकिन उनकी क्या है कि मारक क्षमता बहुत ही कम होती है। तो इसकी जो रेंज है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। ये सभी पिछली मिसाइलों की तुलना में बहुत ही हल्की है। अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5 तक सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को DRDO डिजाइन और विकसित करता है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा क्या है कि MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, ये क्या है कि यह स्वदेश निर्मित विमान वाह पोतक INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई है। यह लैंडिंग भारतीय नौसेना के लिए विशेष उपलब्धि है। तो ये हेलीकॉप्टर है कैसा, इसके बारे में थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन जान लेंगे कि ये क्या है। ये सभी मौसम में उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें अत्याधुनिक वैमानिक और सेंसरलेस किया गया है ना। साथ ही साथ क्या है, एक बहुआयित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह असाधारण एंटी सबमरीन वॉरफेयर और निगरानी, एंटी स्पिंग तथा खोज और बचाव क्षमताओं के निर्णय के लिए जाना जाता है। अब यह है तीसरा है एक वरुणास्त्र। ये क्या है, भारतीय वायुसेना के लाइव वॉर हेड के साथ वरुणा समुद्र के भीतर स्थित लक्ष्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ना।
ये पोत से प्रक्षेपित किया जाता है और पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है, ये स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है ना। तो इसको किससे तैयार किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है ना। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी एनएसटीएल द्वारा डिजाइन और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये कितनी इसकी मारक क्षमता है? इसकी गति अधिकतम 40 मील है और इसके परिचालन गहराई 600 मीटर, अर्थात ये समुद्र में 600 मीटर की गहराई तक टारगेट को लक्षित कर सकता है। तपस जो है मानव रहित हवाई यान है, जिसे डीआरडीओ ने एक तरह से दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से अन्य समुद्र सुभद्रा पर तपस यूएवी की कमान व नियंत्रण क्षमताओं को सफलपूर्वक प्रदर्शन किया है। यह एक मीडियम अल्टीट्यूड एंड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है ना। यह बेंगलुरु स्थित एडीएस के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पेलोड के अलग अलग संयोजनों को ले जाने में यह सक्षम है ना। तो ये आपके एक तरह से कह सकते हैं कि एरियल जो व्हीकल है आपका तपस, उसके बारे में है। यह 350 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है और यह 28,000 फीट की ऊंचाई तक कार्य करने में भी सक्षम है ना। अब देखेंगे ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। ये क्या होती है कि ब्रेन फिंगरप्रिंट ब्रेन मैकिंग P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछताछ का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है। इसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली के तहत व्यक्ति के समझ शब्द उक्ति व चित्र को प्रस्तुत करते हैं और उसके प्रति मस्तिष्क की तरंग रूपी प्रतिक्रियाओं को भी दर्ज किया जाता है ना। बीईओएसपी टेस्ट को इलेक्ट्रोएन्फोलोग्राम नामक द्वारा विकसित किया गया है ना। इसमें क्या होता है? इससे मनुष्य के मस्तिष्क के इलेक्ट्रिकल व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया। अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट से कैसे अलग होता है, ये उतना आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना आपके लिए जरूरी है। सुर्खियों में रसायन अभ्यास में जैसे आपका एक एकता अभ्यास है ना, ये बल्कि जानना जरूरी है। इसमें क्या है? भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित है ना। और दूसरा है इक्विबेरियन अभ्यास, यह भारतीय थल सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा दल के बीच है ना। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 ये भारतीय थल सेना खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया में भाग ले रही है। शांति स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। तो ये हो गया। अब हमारा जो अगला सेशन है वो है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हिंदुकुश हिमालय में ग्लेशियर। इसमें क्या है कि ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदुकुश हिमालय से वाटर आइस सोसाइटी एंड इकोसिस्टम शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। हाँ, इस रिपोर्ट के जारी में क्या किया जाएगा कि जो ICIMOD है एक अंतर सरकारी ज्ञान और प्रशिक्षण संगठन है। इसे 1983 में स्थापित किया गया था और यह जलवायु और पर्यावरण जोखिमों, हरित अर्थव्यवस्था और संधारणीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है ना। तो इससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। अब वाइस रिपोर्ट में क्या है कि HKS यानी हिंदुकुश हिमालय पर्वत के जलवायु परिवर्तनों में निम्नलिखित को रेखांकित किया। मतलब इसके हिसाब से करते हैं। पहला है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब कितनी अधिक तेजी से पिघल रहा है ना। इसमें कितना इसमें कमी कितना हो जाएगा और ये कितने परसेंट तक कितना एक तरह से तापमान बढ़ने के कारण इसमें इसका जो पिघलने का दर है वो बढ़ रहा है। और जल सुरक्षा, इसके पिघलने के साथ क्या हिंदुकुश के अधिकांश नदियां अपने चरम स्तर पर पहुंच जाएंगी। साथ ही सदी के अंत तक समग्र जल उपलब्धता में कमी आने लगेगी है ना। खतरों में वृद्धि, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने से क्या हो रहा है? बाढ़ और भूस्खलन, बड़े हिमस्खलन और हिमनद झील के टूटने से आने वाली बाढ़ जैसे खतरों का अनुमान बढ़ जाता है। हिंदुकुश पर्वत में बिगड़ती स्थिति से निपटने से आने वाली चुनौती में पहला आता है खराब अनुकूल क्षमताएं, क्योंकि अपने पास न वित्त और तकनीकी सहायता की कमी है। समुदायों के अनुकूलन क्षमता आवश्यकताओं और जरूरी अनुकूलन सहायता उपायों तक उनकी पहुंच के बीच बड़ा अंतर है। और दूसरा है जटिल अप्रत्याशित खतरे है ना। एक ही समय में एक ही जल ग्रहण क्षेत्र में बार बार घटित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि और बुनियादी ढांचे की कमी और इसका निम्न संरक्षण, मतलब 67% परिसकीय क्षेत्र में और 39% वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र अब भी संरक्षित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो ये हिंदुकुश पर्वत हिमालय क्या है? अफगानिस्तान से म्यांमार तक 3500 किलोमीटर के दायरे में फैला है ना। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या दुनिया की। इसमें क्या है कि पृथ्वी का हिम सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है और यह तीसरा ध्रुव अथवा एशिया का वाटर टावर भी इसे कहते हैं। जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं, ये पूरा आपका हिंदुकुश पर्वत के बारे में इसी डिटेल से बताया गया है। इसमें क्या है कि इसमें गंगा, सिंधु और आपकी करीब इरावती जैसी नदियां निकलती हैं। ये हिमावरण और सौर प्रकाश को परिवर्तित कर वातावरण को ठंडा रखता है। और क्या है? मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्थिक अवसर प्रदान करता है ना। इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जैसे गंगोत्री और ग्लेशियर और क्रायोस्फीयर जैसे घटक, जैसे परमस्क्रॉस्ट, हिमनद झील, कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र इसमें सेवाएं मिलती हैं।
और क्या है, इसमें से सीमित क्षेत्रीय सहायता के कारण भी इसमें कई समस्याएं आ जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी अपेक्षा की जाती है। आगे की राम में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं कि अनुकूल और समन मदद हेतु क्या कर सकते हैं, तकनीकी वित्तीय सहायता, संबंधित क्षेत्रों से देशों से डाटा और सूचना साझा करके, और जैव विविधता हॉटस्पॉट को प्रभावी ढंग से संरक्षण करके, साथ ही साथ निगरानी नेटवर्क में सुधार करके भी इसको सुरक्षित किया जा सकता है, और अनुकूल एवं अग्रिम चेतावनी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। साथ ही साथ एकीकृत जल प्रसंसाधन प्रबंधन और दृष्टिकोण अपनाया जाता है ताकि जल स्रोतों का बेहतर मानचित्रण किया जाए, हितधारक और परामर्श और संवाद किया जाना है ताकि हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़े, और हितधारकों में परिवर्ती पर्वतीय समुदायों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सरकार आदि को शामिल हो सके। तो ये हो गया आपका। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है आज का, एनर्जी ट्रांजेक्शन। ये क्या है कि WEF, विश्व आर्थिक मंच, ये क्या है कि एक्सचेंज फॉर फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2023 से नाम से एक शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एनर्जी ट्रांजेक्शन सूचकांक को भी प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में 3 मापदंडों समता, सुरक्षा और संधारणीयता के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें देखेंगे तो इस सूचकांक को स्वीडन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क का स्थान है। भारत को 120 देशों की सूची में 67 अंक इस स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ क्या है, भारत और सिंगापुर केवल 2 ऐसे देश हैं जो ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन में सभी पहलुओं पर प्रगति कर रहे हैं ना। पिछले 3 वर्षों में इस वृद्धि में ठहराव आया है, जिसके लिए एनर्जी ट्रांजेक्शन की दिशा में समता और समावेशिता को सुनिश्चित करने में चुनौतियां बढ़ी है। अब देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच क्या है। ये बेसिक है, आपको ये जानना जरूरी है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में इसको किया गया था स्थापित। सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है कि समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को एक मंच पर लाना, और साथ ही साथ ग्लोबल कॉमन्स का समाधान और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों से निपटना। इसके सदस्य में क्या होता है कि 60 से अधिक देशों में 390 से अधिक फॉर्म्स, कंपनियां इसके सदस्य हैं। इसकी प्रमुख रिपोर्ट में अगर नजर डालेंगे आप तो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर गैप्स, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपके जीएस में, आपके सिविल सर्विस या फिर किसी भी एग्जाम में ये आपके पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। और ग्लोबल जेंडर गैप किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। तो ये आपके लिए ये होगा। इसके प्रमुख पहलों में कौन कौन से आते हैं? G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन आदि, ये इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमुख पहले हैं। अब थोड़ा एनर्जी ट्रांजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। वैसे भी इतना आपके लिए जितना था उतना हो गया है। तो ये क्या है कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन और खपत में जीवाश्म आधारित स्रोतों से पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में एक बढ़ना एक एनर्जी ट्रांजेक्शन कहलाता है। भारत में इसमें क्यों जरूरत है? क्योंकि इसका क्या है कि ग्रीन हाउस गैस में कुल 30% का योगदान के कारण इसमें क्या है कि इसकी विद्युत उत्पादन और भारत में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है ना। पर्यावरण प्रभाव में देखें तो यह जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण और दहन से पर्यावरण के कई व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वायु और जल प्रदूषण, पर्यावरण क्षति, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, है ना, ऊर्जा निर्भरता में कमी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको आपके जरूरत है। उदाहरण के लिए जैसे हाल ही के आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाक्रमों जैसे यूक्रेन के संकट के कारण और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे ईंधन की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। किफायती और सुगम ऊर्जा के लिए, हरित रोजगार सृजन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के लिए, है ना, इसके अनुसार क्या है कि 2050 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके क्षेत्र में 43 मिलियन लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसमें चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे आप जान सकते हैं पारंपरिक स्रोतों पर अधिक निर्भरता हो रही है ना, वित्तीय बाधाएं हैं, क्योंकि 2015 से 30 के मध्य 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि उतना किया नहीं जा रहा है। और क्या है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, इसके क्या है कि ये एनर्जी ट्रांजेक्शन में निम्न लागत वित्त नामक रिपोर्ट जारी करती है। इससे क्या होता है कि कम लागत वाली पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने को आवश्यकता को उजागर किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है निजी क्षेत्र में कम भागीदारी। इसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही कम भागीदारी, जिस कारण से क्या होता है कि कम लाभ उच्च जोखिम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। न्याय संगत तरीके से ट्रांजेक्शन को सुनिश्चित करना ताकि जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े क्षेत्र को और श्रमिकों के लिए आर्थिक संगठनों का बढ़ावा हो सके। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के लक्ष्यों और उनके कार्यान्वयन में तालमेल का अभाव रहता है, जिस कारण से इसका नुकसान होता है। और प्रौद्योगिकी की कम उपलब्धता से भी इसकी अवसंरचनाओं में कमी पाई जाती। सुधार के लिए क्या किया जा सकता है कि जीवाश्म ईंधन आधारित अकुशल ताप विद्युत संयंत्रों को बंद कर सकते हैं, मिश्रित बीज संरचनाओं को अपनाना,
और क्या करना चाहिए कि प्रभावी नवाचार फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, अग्रणी प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप जैसी यह कोयले पर अत्यधिक निर्भरता की अवस्थाओं को कम करता है, और सक्षम योजनाओं, कार्रवाइयों और गवर्नेंस के माध्यम से एनर्जी ट्रांजेक्शन में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है ना। और क्या है, रोजगार प्रदान करने के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करनी है ताकि कार्यबल को उन्नत कौशल प्रदान हो सके। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, बस इसमें इतना ही दिया गया है। और क्या है कि ट्रैकिंग एसडीजी के जो एनर्जी रिपोर्ट है ये हो गया, इतना जरूरी नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी इसमें उतना आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। अब कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड का अनुपालन, इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये चीज क्या है ना। जैसे इसको किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए। तो ये क्या है, ये एक संविधिक संस्था है, इसका गठन 2003 के तहत किया गया था, विद्युत अधिनियम 2003। और इसका विजन क्या है, पर्याप्त गुणवत्ता वाली बीएससी 24/7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। हालिया कदम में इसमें क्या किया गया है कि 2022-32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना डिजाइन, निर्माण, परिचालन और रखरखाव पर दिशा निर्देश तैयार करना, कोल एंड वाट्स की वार्षिक प्रमाणीकरण करना। कार्य के लिए की देखा जाती है, राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देता है ना। और विकास के लिए अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करता है, तकनीकी एवं मानक सुरक्षा प्रदान करता है और उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क को विनियमित करता है। इसके सदस्य में कौन से होते हैं, 14 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। तो इसका इसमें इतना जानना जरूरी। और क्या है कि इसका जो मुख्य बिंदु है रिपोर्ट में वो क्या बताया गया है कि केवल 5% टीपीपीएस में ही सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया गया है। 70% टीपीपीएस सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन मानदंडों के लिए अनुपालन में प्रारंभिक चरण में है। तो ये मुख्य बिंदु को आप नजर डाल सकते हैं। अब ये जो टीटीपीसीएस के लिए उत्सर्जन मानदंड है वो क्या है कि 2015 में टीपीपीएस में होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx से पारेख उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ये मानक निर्धारित किए गए हैं, जो आपके पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत निर्धारित किए गए हैं ना। और अनुपालन के संबंधित के लिए इसमें 3 समय सीमा निर्धारित की है। पहला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 10 किलोमीटर के दायरे में, और दूसरा है गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के लिए, और तीसरा अन्य सभी संयंत्रों के लिए। तो ये हो गया। और इसमें क्या है, 31 दिसंबर 2027 से अपने संचालन को बंद करने की घोषणा करने वाली टीपीपीएस को एसओएक्स के लिए निर्धारित मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें क्या है, जल के उपयोग संबंधी में मानदंड दिए गए हैं, और क्या है, बेनिफिशियरेट कोयले के उपयोग से संबंधित इसमें मानदंड दिए गए हैं। अब इसमें चुनौतियों में हो गया, इतना आपको जरूरी नहीं है क्योंकि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है, बस जो जरूरी था वो आपको बता दी गए। अब वह डिजास्टर मैनेजमेंट करके इसमें क्या दिया है कि इसमें 3 प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की है गृह मंत्रालय के द्वारा। करीब 8,000 करोड़ रुपए के अधिक परिव्यय वाली 3 प्रमुख परियोजनाएं लागू की गई हैं। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन का जो संस्थागत तंत्र है वो क्या है। तो पहले राष्ट्रीय के लिए क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए के नाम से जाना जाता है, जो आपदा प्रबंधन हेतु स्थापित सर्वोच्च निकाय है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के द्वारा भी इसका राष्ट्रीय योजना तैयार की जाती है, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इसकी एनडीआरएफ कार्य करता है। ये राष्ट्रीय स्तर के लिए हो गए। अब दूसरा है राज्य स्तर के लिए। राज्य स्तर में क्या करता है कि एसडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन। अब जो हमारा आज का चौथा टॉपिक है वो शहरी बाढ़। ये उतना होकर जरूरी नहीं है, इसमें बस इतना जान लेना है कि शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर में होने वाले जल जमाव की स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। जल निकासी की खराब दशा के कारण वर्षा जल की निकासी तीव्र गति से नहीं हो पा सकती। जैसे नई दिल्ली में आई बाढ़ 2023 में, बेंगलुरु में आई बाढ़ 2022 और हैदराबाद में आई बाढ़ 2020। तो इससे तो आप एक तरह से करंट में भी वाकिफ होंगे। जैसे जो दिल्ली में बाढ़ आ रही है, हैदराबाद में आई है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन से शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव, कम क्षमता और रखरखाव के कारण, और शहरों के अनियोजित विकास, भूमि के उपयोग संबंधित खराब रखरखाव है ना, ब्लू एंड ग्रीन स्पेस और प्रभावी बाढ़ उत्पादन प्रबंधन को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि वाटर सेट यानी भूमि उपयोग को क्षेत्रीय को विकास योजना, जल निकासी प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ना, और साथ ही साथ बाढ़ के खतरे के स्तर और संबंधित क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र तैयार कर दिया सकता है। और शहरी जल निकायों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करना चाहिए। आग लगने की घटनाएं, तो ये सब उतना जरूरी नहीं है, ये सब नॉर्मल है आपका। जैसे करोल बाग में दिल्ली के होटल में आग लगी 2019, ये सब है तो आपके लिए एक तरह से बेसिक है, तो इसको आप अपने हिसाब से भी एक तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में है, लेकिन ये नॉर्मल है।
तो इसके सुधार के लिए बल्कि आप दे सकते हैं, जैसे मॉडल फायर इमरजेंसी बिल सर्विस 2019, इसको आप पढ़ सकते हैं। मॉक ड्रिल के लिए माध्यम से क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिक स्टॉक अलार्म और स्प्रिंकलर गैस रिसाव अलार्म का उपयोग करना चाहिए। शहरी नियोजन और विकास में अग्नि जोखिम शमन और प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है ना। अस्पतालों, सिनेमा हॉल का नियमित तौर पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करना और परमिट, लाइसेंस, अनुमोदन और मंजूरी की नवीकरण से पहले उचित मूल्यांकन की जांच करनी चाहिए। सॉरी। अब देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है क्लाउड सीडिंग, जो सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि आईआईटी कानपुर में जो आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसमें क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। अब ये क्या होता है, ये कृत्रिम तरीके से बारिश कराने की एक तकनीक है ना। जिससे क्या होता है कि ऐसे स्तर पर जहां जल कण के भार एवं क्या होता है कि जहां पानी की कमी होती है फिर वर्षा नहीं हो जाती है, तो इसको क्या होता है कि एक तरह से आप कृत्रिम रूप से बारिश करा सकें। इसके उद्देश्य से संगणन अभिक्रिया के द्वारा इसको किया जाता है। अब जैसे क्लाउड सीडिंग के बारे में देखेंगे तो यह एयरक्राफ्ट सिल्वर आयोडाइड और अन्य पदार्थ वायुमंडल में इंजेक्ट करता है। ये सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, और ये रसायन संघनन हेतु सतह के रूप में काम करने वाले कणों के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार ये संघनन जल की बूंदों में निर्मित हो जाती है। संसाधन से बनी जल की बूंदें पर्याप्त रूप से इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो यह हो गया। अब ये किस कब होता है, जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हो। तो इतना भी ये मतलब उतना नहीं है, पर अगर वायुमंडल में बादल मौजूद हैं तभी ये एक तरह से ये क्रिया काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इससे लाभ क्या होता है, सूखा प्रबंधन से जिले के सूखे की चपेट में जो है उनको निपटाया जा सकता है। हवाई अड्डों पर कोहरा साफ किया जा सकता है, क्योंकि बारिश से क्या कोहरा साफ हो सकता है। वन अग्नि का समाधान किया जा सकता है। ओलावृष्टि को रोकने में सहायक हो सकता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके पास पहले से वहां बादल मौजूद हो। अन्य स्थानों पर वर्षण को संभव किया जा सकता है और जल की उपलब्धता में इसमें सुधार किया जा सकता है ना। इसमें क्या है कि इसके निष्कर्ष में देखेंगे तो जो है क्लाउड सीडिंग की तकनीकी जल की कमी को दूर करने और सूखे की स्थिति को कम करने के लिए बेहतर संभावनाएं प्रस्तुत करती है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इस तकनीक का क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे नमक के कणों को नैनो टेक्नोलॉजी आधारित टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग को शामिल कर सकते हैं, जिससे क्लाउड सीडिंग तकनीक को और अधिक प्रभावित बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र खुले समुद्र की सन यूएन हाई सीज ट्रीटी, ये जरूरी है आपके लिए। ये क्या होता है कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन, और क्या है इसे सम्मेलन में इसे अपनाया गया है। इस संधि का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ओर से महासागरों का संरक्षण का दायित्व ग्रहण करना। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है और 60 देशों द्वारा पुष्टि की गई है। इसमें एक देखें तो लचीलेपन को मजबूत करना, प्रदूषणकर्ता भुगतान का सिद्धांत और विवाद के निपटान संबंधी प्रावधान, साथ ही साथ अपने क्षेत्राधिकार के बाहर किसी भी निर्धारित गतिविधि से संबंधित पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना, महासागर प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है ना। और साथ ही साथ क्या करना है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को मजबूत करने से मान्यता देना। तो ये हो गया। बॉन जलवायु बैठक क्या है, जो ये संपन्न हुई थी COP28, जो आपका एजेंडा तय करने के लिए किया गया था। इस दौरान क्या किया गया था कि इस दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खिलाफ देशों की प्रगति का आकलन करना। यह पहला ग्लोबल स्टॉक COP28 के जारी किया जाएगा, जो 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार होगा। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2021 के ग्लासगो COP26 समिट में की गई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्सर्जन में कटौती पर ध्यान केंद्रित करना था। और साथ ही साथ विकासशील देशों में यह शिकायत थी कि विकसित देश उन्हें उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं करते, है ना। तो इसके लिए था। अब है पेरिस वित्त सम्मेलन। इसमें क्या किया गया है कि जो पेरिस वित्त सम्मेलन थे उसमें कमाए वाले देशों के संकट के समय वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना और उसके ऋण को बोझ को कम करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वित्तीय संस्थाओं में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए धन उपलब्ध कराना। और इसमें जो घोषणाएं की गई थी उसमें क्या था कि विश्व बैंक ऋण समझौते से संबंधित आपदा खंडों की घोषणा की है। इसके तहत चरम मौसमी घटनाओं के लिए ऋण पुनर्भुगतान को निलंबित किया जाएगा, है ना। SDR के माध्यम से निर्धन देशों को $100 बिलियन का वित्त पोषण दिया जाएगा। धनी देशों के SDR से पुनर्निवेश को प्रस्ताव किया जाएगा। सेनेगल के लिए 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप समझौते पर घोषणा की गई। तो ये हो गया, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब है वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क एंड फंड को मंजूरी, है ना। तो ये क्या है, 64वीं वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा की बैठक हुई थी ब्राजील में, है ना। जिसमें क्या है, एक नए कोष की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह कोष कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल
बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करेगा, है ना। अनुमोदित जीबीईएफ को अगस्त 2023 तक कनाडा में आयोजित होने वाली अगली जीएफ सभा में शुरू किया जाएगा। जीबीईएफ जो जीईडब्ल्यूएफ जो है सरकारों, निजी क्षेत्र और परोपकारी संगठनों से पूंजी प्राप्त करेंगे और यह 8 विषय कार्यों में क्षेत्र काम करेगा, है ना। तो इसके लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है निरंतर आधार पर वित्तीय योगदान को समायोजित अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करते हैं, है ना। और साथ ही साथ यह स्वीकार करना कि जैव विविधता दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है, साथ ही कुछ क्षेत्रों की दूरी को वैश्विक जैव विविधता के लाभ में योगदान से क्षमता से अधिक बढ़ाना है। केएमजीबीएफ को जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP 15 जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है उसके द्वारा अपनाया गया था, है ना। और इसके GEF के बारे में देखेंगे तो यह बहुहितधारक साझेदारी है जिसे 1992 में आयोजित UNFCCC के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ठीक पहले स्थापित किया गया था। तो ये नॉर्मल इतना जानना जरूरी है, बस हो गया। अब क्या है विश्व पर्यावरण दिवस 2023। इसमें क्या है इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई जो UNEP के एक अभियान के रूप में 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जा रहा है। इसकी नई थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है जो प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण, साथ ही हर साल इस दिवस का मेजबान देश होस्ट करता है ना। इसमें क्या है कि वर्ष 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये जरूर आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। और क्या है नीदरलैंड पश्चिमी अफ्रीका देशों के कोटे डी आइवर द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी इसकी मेजबानी, है। और भारत नेतृत्व में 45वां विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन भी थीम के साथ करेगा, है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निम्नलिखित 2 योजना शुरुआत की थी। पहला कौन सा था, अमृत धरोहर। दूसरा है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ये मिस्टी के तहत, है ना। तो ये हो गया। अब जलवायु परिवर्तन और खाद्य विकल्प, है ना। ठीक है, एक हालिया अध्ययन में क्या हुआ था कि खाद्य विकल्प और आहार संबंधी आदतों में बदलाव लाने के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिससे भोजन की संबंधित खपत जो 2019 में 40% से अधिक वैश्विक खपत आपूर्ति श्रृंखला उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार थी, है ना। तो इसमें क्या था कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, अमेरिका ये 5 सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले देश हैं, है ना। भोजन की वैकल्पिक वैश्विक उत्सर्जन की तीव्र गति से योगदान कर रहा है। आहार में पशु आधारित उत्पादों की झुकाव बढ़ रहा है। पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। खाद्य विकल्पों का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है और असंधारणीय तरीके से उत्पादित खाद्य पदार्थों की खपत में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो गया सब्सिडी या जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद नहीं करती है, तो ये उतना जरूरी नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल है। ड्राफ्ट ग्रीन कोटिंग प्रोग्राम ये भी उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। अल्पकालिक हैलोजन, तो इससे भी उतना अल्पकालिक हैलोजन में देखा जाए तो महासागर अल्पकालिक हैलोजन मुक्त रूप से पृथ्वी को ठंडा रखते हैं। ये शीतलन में 8 से 10% का योगदान देते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है। लीड रेटिंग सिस्टम में है, भारत ने लीड नेट जीरो प्रमाणन में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया। ये बल्कि जानने जरूरी है क्योंकि इसमें भारत ने कुछ अच्छा किया है, तो ये पूछा जा सकता है। ये क्या है कि यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणाली है जिसमें यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने विकसित किया था। यह ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रशस्त है ना। इसके तहत भवनों को 4 प्रमाण स्तरों पर मान्यता दी जाती है जिसमें सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। लीड इंडिया प्रोग्राम लीड इंडिया बिल्डिंग काउंसिलिंग द्वारा प्रकाशित है। तो ये हो गया, बस इतना जानना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जिसमें है इस श्रेणीवार में प्रमुख विजय भारत के उपराष्ट्रपति ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए, जिसमें से कौन था, सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम उड़ीसा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 2018 में शुरू किया था। दूसरे तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019-20 में दिए गए थे। कोविड महामारी का 2021 में पुरस्कार नहीं दिए गए थे। इसका उद्देश्य क्या है, जल संसाधन में प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए अलग अलग हितधारकों को प्रोत्साहित करना। निर्जलीकरण सहने के लिए सक्षम संवाहनी, इसमें जो है एक नए अध्ययन से क्या हुआ था, भारत के पश्चिमी घाट में डीटी जो निर्जलीकरण को सहने के लिए संबंध है उसमें 62 प्रजातियों की खोज की गई थी। ऐसे पादप जल की मात्रा में 95% तक कम होने की स्थिति में अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये उतना जरूरी नहीं है। प्रोटेस्टियल बायोटा ये क्या है, इसमें 1.6 अरब पहले जल के नीचे दुनिया रहा करते थे, ये जीव यूकेरियोट्स होते हैं, इससे भी नहीं है। गिद्धों के हानिकारक के लिए दबाव पर प्रतिबंध, ये है जो डीएटीबी ने इसकी 2 अन्य प्रबंध की है जिसके निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने के सहमति है। वो कौन है, केटोप्रोफेन और एक्सिलोफेनाक। ये दोनों आपके लिए जानना जरूरी है कि जो 2
दवाइयों को प्रतिबंधित किया था, उनका नाम पहला है केटोप्रोफेन और दूसरा है एक्सिलोफेनाक, है ना। तो ये क्या है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन का एक हिस्सा है, आता है ना, डीएटीबी। अब इसके द्वारा क्या होता है, ये दवाई गिद्धों और शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि गिद्धों को पूरी तरह से उपचार नहीं हो पाता है और इस कारण वे पक्षियों के गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। मवेशी के 3-4 दिनों के भीतर उपापचय कर लेते हैं, अतः इनकी अवधि बीत जाने के बाद वे मर जाते हैं तथा उन्हें गिद्धों द्वारा खा लिया जाता है, जो इससे गिद्ध के समक्ष कोई खतरा पैदा नहीं होता है। तो ये हो गया, बस इतना है। नदी रेत खनन, जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नदी रेत खनन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण के सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के 2 महीनों का समय दिया है। 1 सितंबर 2023 से एसपीसीबी से सहमति प्राप्त किए बिना देश के किसी भी नदी में रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये हो जाएगा, है ना। समुद्री ध्वनि प्रदूषण, इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, पोत परिवहन, भूकंपीय एयरगन सर्वेक्षण और पाइलिंग डब, इनके इधर से समाधान में क्या किया जा रहा है कि जहाज की डिजाइन और प्रोपेलर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया जाएगा। मरीन वाइब्रोसिस का उपयोग किया जाएगा। मरीन वाइब्रोसिस में क्या होता है, यह नियंत्रित एवं निम्न आवृत्ति वाले भूकंपीय संकेतों को उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई तकनीक है। कम आवृत्ति वाले भूकंपीय संकलन आदि। और दूसरा क्या है, हिंद महासागर द्विध्रुव, आईओडी और अल नीनो, ये बल्कि जरूरी है। इस साल अल नीनो पहले से ही प्रशांत महासागर में मजबूत रूप से सक्रिय हो चुका है ना। इसके बावजूद कई मौसम विज्ञानियों ने एक धनात्मक आईओडी विकसित होने की संभावना प्रकट की है। तो आईओडी क्या होता है, पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र के सतही तापमान में अंतर को दर्शाता है, इसलिए द्विध्रुव कहा जाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन और आईओडी के बीच संबंध में अगर हम देखेंगे तो पश्चिम से ये पूर्व दिशा की ओर होता है, उत्तरी ऊपरी स्तर पर यह विपरीत होता है ना। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में गर्म जल हिंद महासागर में प्रवेश करता है, इससे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायु परिसंचरण को मजबूत करती है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है, इसके कारण हिंद महासागर का पूर्वी भाग भी ठंडा हो जाता है। इससे धनात्मक आईओडी के निर्माण की मदद मिलती है, जैसा कि आप इसमें ये देख सकते हैं इसको पूरा, है ना। तो ये इंडिया में ये जो इसका स्पेस बनता है वो है। बस अरब सागर में चक्रवात, जो चक्रवात बीपरजाय, ये नाम जरूर आपको ध्यान रखना है कि जो अरब सागर में चक्रवात आया था उसका नाम क्या है। तो चक्रवात बीपरजाय पहले पाकिस्तान के तट की ओर बढ़ रहा था, हालांकि 15 जून की उत्तरी गुजरात तट से टकराने का पूर्वानुमान जारी किया गया है ना। तो इससे क्या है, आमतौर पर भारतीय तट की ओर नहीं बढ़ते हैं, इसमें लगभग 75% से अधिक चक्रवात उत्तर या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख में भूकंप, तो भूकंप के बारे में थोड़ा जानना जरूरी। जो ये हिमालय के दक्षिणी निम्नलिखित मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालय फ्रंट थ्रस्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये सब क्या है, ये 3 प्रमुख टेक्टोनिक यूनिट्स हैं। जो ये हो गया। अब भूकंप भूजल दोहन से पृथ्वी अक्ष में जो नया अध्ययन आया है उस 1993 और 2000 के बीच में भूजल निकासी से पृथ्वी का लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुका दिया है। ये क्या है, भौगोलिक उत्तर दिशा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ऐसे दोनों स्थानों पर अवस्थित है जहां यह ध्रुवीय सतह से टक काटती है। हालांकि यह निश्चित नहीं है, पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण में अंतर के कारण इसकी धुरी और ध्रुव की स्थिति बदलाव होता है। संपूर्ण पृथ्वी में परिसंचरित होने के कारण ये जल जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का वितरण निर्धारित करता है। तो इस तरह से आपका ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए।